हाय, वेलकम टू वत्स एजुकेशन। बच्चों, ये हमारा फिफ्थ चैप्टर है 11th क्लास का। और जो बुक है यहाँ पर भारत का भौतिक पर्यावरण बुक से ये चैप्टर लिया गया है। तो इससे पहले हमारे 4 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। 5th चैप्टर हमें स्टार्ट करना था। आज ऑनलाइन क्लास हुई थी, काफ़ी सारे बच्चे ऑनलाइन क्लास में नहीं थे, तो आप ऑनलाइन क्लास अपनी अटेंड किया करो। और जिन बच्चों ने अटेंड नहीं की उनके लिए रिकॉर्डेड क्लास है। तो यहाँ पर हम बात करें प्राकृतिक वनस्पति की। प्राकृतिक वनस्पति क्या होती है? प्राकृतिक वनस्पति वो पेड़ पौधे होते हैं जो बिना मनुष्य की हेल्प के अपने आप ही उग जाते हैं, उसको हम प्राकृतिक वनस्पति बोलते हैं। तो इस चैप्टर में हमें जो पढ़ना है, यहाँ पे हम किसके बारे में बात करेंगे? प्राकृतिक वनस्पति के बारे में बात करेंगे। उसके बाद है जो ऐसे पेड़ पौधे जो अपने आप बाय नेचर उग जाते हैं, उसके बारे में हमें पढ़ना है। अब देखते हैं प्राकृतिक वनस्पति। प्राकृतिक वनस्पति में वे पौधे सम्मिलित किए जाते हैं जो मनुष्य की प्रत्यक्ष या परोक्ष सहायता के बिना उगते हैं। ऐसे पेड़ पौधे जो बिना मनुष्य की हेल्प के उग जाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? प्राकृतिक वनस्पति बोलते हैं। ये जो पौधे होते हैं अपने आकार, संरचना तथा अपनी आवश्यकताओं को प्राकृतिक पर्यावरण के अनुसार ढाल लेते हैं। ये जो पौधे होते हैं, इनका जो आकार होता है कि वो कैसे बड़े या छोटे होते हैं, उनकी जो बनावट होती है, संरचना का मतलब होता है बनावट की, वो कैसे बने हुए हैं, और उनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट अपने आप को ढाल लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे लेते हैं कि जो बर्फीले क्षेत्र में जो पेड़ पौधे पाए जाते हैं वो शंकु आकार के मिलते हैं, जिनके पत्ते ऐसे ऊपर से ऐसे शंकु सा बन जाता है, और जो पत्ते हैं ऐसे मिलते हैं ताकि यदि इनके ऊपर बर्फ़ गिरती है तो वो बर्फ़ नीचे की तरफ वापस आ जाती है, पत्तों के ऊपर नहीं ठहरेगी, नहीं तो फिर पत्ते गलना स्टार्ट हो जाते हैं। तो अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट इन पौधों ने अपने आप को ढाल लिया है। तो अब है प्राकृतिक वनस्पति के प्रकार की। जो प्राकृतिक वनस्पति वो कितने प्रकार की होती है? तो यहाँ पर जो भारत में पाए जाने वाले जो पेड़ पौधे हैं उनको हमने 5 भागों में बांटा है। और उसमें जो 5 भाग हैं: उष्णकटिबंधीय सदाबहार एवं अर्ध सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन, पर्वतीय वन, वैलांचली व अनूप वन। अब फर्स्ट है जो हम करते हैं, जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार एवं अर्ध सदाबहार वन है, इसको हम पहले कर लेते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट जो हमारा आता है यहाँ पे, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है। जो कहाँ मिलेंगे? ये हमारी अर्थ है, अर्थ का बीच वाला भाग इक्वेटर है, इक्वेटर के पास 23.5 डिग्री उत्तर और 23.5 डिग्री दक्षिण में उष्णकटिबंध में इस वाले एरिया में जो पेड़ पौधे पाए जाते हैं उसे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहते हैं। सदाबहार का मतलब है ऐसे पौधे जो हमेशा हरे भरे रहते हैं, मतलब वो सूखते नहीं हैं। अब देखो इसके बारे में क्या बताया गया है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन आर्द्र एवं उष्ण भागों में मिलते हैं। आर्द्र का मतलब है ऐसा एरिया जो हमेशा गीला रहता है, और उष्ण भाग जहाँ पर गर्मी होती है, तो ऐसे एरिया में ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। इन नक्षत्रों में औसत वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक और सापेक्ष आर्द्रता 70% से अधिक होती है। यदि हम बारिश की यहाँ पे बात करें तो 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश वहाँ पे होती है, और यदि आर्द्रता की बात करें, ह्यूमिडिटी की बात करें, तो वो 70% से भी ज़्यादा होती है। औसत तापमान यहाँ पर यदि टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर 24 डिग्री सेल्सियस के पास होता है। और ये वन भारत में पश्चिमी घाट, उत्तर पूर्वी पहाड़ियाँ, अंडमान निकोबार में पाए जाते हैं। अब इसका जो एरिया बताया गया है, ये एरिया ये हमारा हो गया दक्षिण भारत। ये पश्चिमी घाट वाला एरिया, क्योंकि सबसे पहले जब बारिश आती है तो इसी एरिया से स्टार्टिंग होती है। अंडमान निकोबार का एरिया हो गया जो बंगाल की खाड़ी में स्थित है, यहाँ पर भी बारिश होती है। उसके बाद जो पूर्वी एरिया है जहाँ पर मेघालय, मानसीराम, चेरापूंजी वाला एरिया है, वहाँ पे भी बारिश ज़्यादा हो रही है। तो इन एरिया में क्या मिलता है हमें? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन हमें देखने को मिलते हैं। उसके बाद सेकंड है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। पर्णपाती का मतलब है ऐसे पौधे जो अपने पत्तों को गिरा देते हैं। ये वे वन हैं जो 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। यदि हम बारिश के लेवल की बात करें तो 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच में यहाँ पे बारिश होती है। इन वनों का विस्तार गंगा की मध्य एवं निचली घाटी, गंगा नदी के द्वारा जो मैदान बनाया गया है उसके मध्य में, और जो नीचे की घाटी है भाबर और तराई प्रदेश है वहाँ पर, मध्य प्रदेश का पूर्वी भाग, छत्तीसगढ़ का उत्तरी भाग, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु तथा केरल के भी कुछ भागों में पाए जाते हैं। इनमें जो पेड़ हैं, कौन कौन से पेड़ हैं? यहाँ पर साल का पेड़ है, सागवान, शीशम, चंदन, आम इत्यादि के पेड़ यहाँ पे पाए जाते हैं। और जो ये क्या करते हैं, इनकी विशेषता क्या है?
गर्मी की ऋतु में अपने पत्तों को गिरा देते हैं, क्योंकि गर्मी की ऋतु में देखो पेड़ हमारे से भी ज़्यादा समझदार होते हैं कि गर्मी के टाइम में उनको भी पानी की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन जो पत्ते हैं वो अपने पत्तों को गिरा देते हैं ताकि ज़्यादा पानी उनको ना लेना पड़े या ज़्यादा पानी की वेस्टेज ना हो, इसीलिए इन्हें पतझड़ वन भी कहा जाता है। पतझड़ मतलब पत्तों का झड़ जाना। इनकी जो हाइट होती है पेड़ों की वो 30 से 45 मीटर तक होती है। ये इमारती लकड़ी प्रदान करते हैं, फर्नीचर जिससे बनाया जाता है वो लकड़ी हमें मिलती है, जिससे इनका आर्थिक महत्व अधिक होता है। इसी कारण से ये जो पेड़ होते हैं ये हमारे लिए बेनिफिशियल है। आर्थिक महत्व का मतलब है कि इससे हमारी आमदनी हो रही है। ये वन हमारे कुल अक्षेत्र के 25% अक्षेत्र में फैले हुए हैं, कि टोटल 100 में से 25% एरिया ऐसा है जहाँ पर हमें उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन देखने को मिलेंगे, जो फर्नीचर बनाने के काम आते हैं और उसी फर्नीचर से हमारी आर्थिक कमाई होती है। अब है उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन। जो कांटेदार वन है यहाँ पर 70 सेंटीमीटर से भी कम बारिश वाले क्षेत्र में होते हैं। ये जो पेड़ हैं ये कटीले वन होते हैं, झाड़ियाँ होती हैं, जैसे मेनली राजस्थान और गुजरात वाला एरिया, हरियाणा वाला एरिया है जहाँ पर कम बारिश होती है, उस एरिया में हमें ये पेड़ पौधे देखने को मिलेंगे। इस प्रकार की जो वनस्पति है कहाँ पर अब एरिया बताया गया है, उत्तर पश्चिमी देश के उत्तर पश्चिमी भाग में पाई जाती है, जिसमें गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा के कुछ क्षेत्र शामिल हैं। ये वही एरिया हो गया जो मैंने अभी आपको बताया। उसके बाद यहाँ पर है अकाशिया खजूर। खजूर की एक वैरायटी है। नागफनी यहाँ की प्रमुख पादप प्रजातियाँ हैं। इन वनों के वृक्ष जो वृक्ष हैं, पेड़ पौधे हैं, वो बिखरे हुए होते हैं। इनकी जड़ें लंबी तथा जल की तलाश में फैली हुई होती है। जैसे जल की तलाश में कोई चीज़ आगे तक बढ़ जाती है, वैसे इनकी जो जड़ें होती हैं, रूट्स होती हैं, वो काफ़ी दूर तक फैल जाती हैं। पत्तियों का आकार काफ़ी छोटा होता है। इन जंगलों में चूहे, खरगोश, लोमड़ी, भेड़िए, शेर, सिंह, जंगली गधा और घोड़े तथा ऊंट पाए जाते हैं। अब यहाँ पर जो जानवर हमें देखने को मिलते हैं ये कौन कौन से जानवर हैं? चूहे हो गए, खरगोश, लोमड़ी, भेड़िए, शेर और जंगली गधा और घोड़े तथा ऊंट यहाँ पर पाए जाते हैं। उसके बाद 4th नंबर पे है यहाँ पे पर्णपाती वन। पहले हमने किया था उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, लेकिन अब हम कर रहे हैं ओनली पर्णपाती वन। पर्णपाती वन। पर्णपाती वनों में हमें क्या करना था कि ये जो वन है यहाँ पर बारिश कितनी होनी चाहिए, तो यहाँ पर यदि हम बारिश की बात करें तो 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच में यहाँ पे बारिश होनी चाहिए। ऐसे वनों में ये पर्णपाती वन पाए जाते हैं। और जो मेन इसका एरिया बताया गया है, सह्याद्री के पूर्वी ढाल तथा प्रायद्वीप के उत्तर पूर्वी पठार, हिमालय की तलहटी के भाबर और तराई क्षेत्रों तथा उत्तर पूर्वी भारत में ये पाए जाते हैं। अब देखो यहाँ पर जो कंडीशंस रखी हुई हैं कि कंडीशंस क्या हैं कि यहाँ पर एक तो बारिश कितनी होनी चाहिए, 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच में होनी चाहिए। सह्याद्री क्या है? पश्चिमी घाट का जो एरिया है, ये जो पर्वत श्रृंखला है, ये सह्याद्री की पर्वत श्रृंखला है और इधर महेंद्रगिरी के जो 3 भागों में टूटी हुई है। तो सह्याद्री के पूर्वी ढाल, ये पश्चिमी हो गया और ये पूर्वी हो गया। तो इस वाले एरिया में पूर्वी ढाल पर प्रायद्वीप के उत्तर पूर्वी भाग में पूरा प्रायद्वीप क्या था, जो सींग के आकार का बना हुआ था, ये क्या था हमारा पूरा प्रायद्वीप। प्रायद्वीप क्या था? ऐसा एरिया जो 3 साइड से पानी से घिरा हुआ होता है, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और नीचे हिंद महासागर। तो यहाँ पर प्रायद्वीप के उत्तर पूर्वी भाग, उत्तर ये अपर वाला हो गया और पूर्वी ये वाला भाग हो गया, तो यहाँ पर हो गया। उसके बाद है हिमालय की तलहटी के भाबर और तराई क्षेत्रों तथा उत्तर पूर्वी भारत में ये पर्णपाती वन पाए जाते हैं। अब इनमें ये क्या करते हैं कि ग्रीष्म ऋतु में, गर्मी का टाइम जब आता है, ये अपने पत्तों को गिरा देते हैं। ये कम घने होते हैं। यदि हम पेड़ों की बात करें तो उनकी गहनता की बात करें तो वो कम घने होते हैं। मतलब जैसे हमने उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में पढ़ा था कि वहाँ पर सूर्य का वो इतने घने और गहरे होते हैं कि ऊपर से सूर्य का प्रकाश जमीन तक नहीं पहुंच पाता। लेकिन पर्णपाती वन क्या होते हैं, इतने घने नहीं होते हैं। वृक्षों की ऊंचाई भी अपेक्षाकृत कम होती है, ज़्यादा लंबे, इनकी हाइट ज़्यादा नहीं होती है। उसके बाद इन वनों की लकड़ी कम कठोर होती है। जो लकड़ी होती है वो ज़्यादा हार्ड नहीं होती और ये वन पूरे भारत में पाए जाते हैं। पर्णपाती वन हमें ऑलमोस्ट पूरे भारत में देखने को मिल जाएंगे। इन वनों की लकड़ी बहुत ही उपयोगी होती है। इसकी ये विशेषता क्या बताई है कि ये जो वनों की लकड़ी काफ़ी उपयोगी होती है। उसके बाद 5वां था इसमें अनूप वन। अनूप वन को हम वेलांचली वन, अनूप वन भी कहते हैं।
और इनकी विशेषता है कि यहाँ पर जो मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। मैंग्रोव जो एक प्रकार की जो वनस्पति, वो ऐसी वनस्पति है जो खारे पानी में भी अपने आप को जिंदा रख सकती है। तो भारत के उन क्षेत्रों में जहाँ जमीन हमेशा जलयुक्त का मतलब हमेशा जहाँ पर पानी खड़ा रहता है, आर्द्र नमी की मात्रा होनी चाहिए, वहाँ की प्राकृतिक वनस्पति को वेलांचली या अनूपवन कहते हैं। जो ऐसे पौधे जो बाय नेचर उग जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक वनस्पति। जो प्राकृतिक वनस्पति है उसको वेलांचली या अनूपवन कहते हैं। भारत में इस तरह के जो पेड़ पाए जाते हैं वो कितनी भूमियाँ हैं, यहाँ पर 8 आर्द्र भूमियाँ हैं जहाँ पर सघन वनों एवं जैव विविधता के लिए विख्यात हैं। भारत में इस प्रकार की 8 आर्द्र भूमियाँ हैं। 8 ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर सघन और विरल 2 शब्द होते हैं। सघन क्या मतलब होता है कि बहुत अधिक मात्रा में, और विरल कहीं कहीं कोई चीज़ हमें देखने को मिलती है। और जैव विविधता के लिए विख्यात है कि वहाँ पर अलग अलग प्रजातियों के जानवर भी हमें देखने को मिलते हैं। उसके बाद है कि भारत में पश्चिम बंगाल का सुंदरवन डेल्टा अपने मैंग्रोव वनों के लिए विश्वविख्यात है। देखो सुंदरवन डेल्टा भारत में कहाँ पर, पश्चिम बंगाल की बात हो रही है, तो पश्चिम बंगाल ये वाला इधर की साइड वाला एरिया हो गया। यहाँ पर सुंदरवन डेल्टा है। सुंदरवन डेल्टा किन नदियों के द्वारा बना है, गंगा नदी और जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो आके बांग्लादेश में जो ब्रह्मपुत्र नदी है यहाँ पर इधर से बांग्लादेश की साइड से आती है, और ये बांग्लादेश में आके और इधर से ये गंगा नदी आती है। यहाँ पर ये दोनों नदियाँ क्या करती है, मिलके एक डेल्टा बनाती है। डेल्टा क्या होता है, ट्रायंगल शेप में जब नदी सागर में या समुद्र में मिलने वाली होती है उससे पहले वो काफ़ी सारी धाराओं में बढ़ जाती है और अपने साथ जो मिट्टी बहा कर लाई है उसको यहाँ पर डिपॉजिट करना स्टार्ट कर देती है। ये जो मिट्टी होती है काफ़ी उपजाऊ होती है, और ये जो एरिया होता है ट्रायंगल शेप में ये बनता है, ये काफ़ी उपजाऊ क्षेत्र होता है जो खेती के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। तो ये जो सुंदरवन डेल्टा की बात हो रही थी, इसमें क्या मिलता है हमें, मैंग्रोव वन यहाँ के लिए वर्ल्ड फेमस है कि सुंदरवन डेल्टा में ही मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। मैंग्रोव वन क्या है, ऐसे पेड़ प्राकृतिक वनस्पति जो खारे पानी में अपने आप को जिंदा रख सकते हैं, और इनकी जो जड़ें होती हैं वो उलझी हुई होती हैं और ऊपर तक वो जड़ें हैं हमें दिखाई देती हैं। इन वनों में टाइगर से लेकर सरीसृप क्या होते हैं, जो पेट के बल रेंग कर चलने वाले जानवर होते हैं उनको सरीसृप बोलते हैं। बड़े छोटे जानवर पाए जाते हैं। अब है पर्यावरण संरक्षण कि डे बाय डे हम पेड़ों की कटाई ज़्यादा हो रही है और जो हमारा इन्वायरमेंट है वो डिग्रेड होता जा रहा है। कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड गैस अधिक मात्रा में बढ़ती जा रही है, ऑक्सीजन कम होती जा रही है। तो हमें क्या करना है, अपने इन्वायरमेंट को संरक्षित करना है, बचा कर रखना है। जैव विविधता प्राकृतिक वनस्पतियों के संरक्षण, जो जीव जंतु हैं उनका भी लोग किसी की सुंदरता के लिए और कुछ अपने इनकम के लिए उनका शिकार करते हैं। पेड़ पौधों को, जो औषधीय पौधे हैं, इन सभी को हमें क्या करना है, बचा कर रखना है, और इन वनों के अस्तित्व की सुरक्षा की आवश्यकता है ताकि हम इन वनों को बचा कर रख सके कि हमारी आने वाली पीढ़ी ये ना कहे कि ये पौधों की प्रजाति, ये जानवर हमने कभी देखे ही नहीं, सिर्फ गूगल सर्च बनकर बच्चों के लिए, भावी पीढ़ी के लिए ना रह जाए। तो हमें इन वनों को बचा कर रखना है। अब है वन क्षेत्र। ये वे क्षेत्र हैं जहां राजस्व विभाग के अनुसार वन होने चाहिए। वन क्षेत्र क्या होता है, ऐसा एरिया जो गवर्नमेंट के द्वारा ये डिक्लेयर कर दिया जाता है कि इस एरिया पे सिर्फ वन होंगे, ना हम वहाँ पे कोई इंडस्ट्री स्थापित करेंगे, ना कोई घर बनाया जाएगा। तो ये राजस्व विभाग के द्वारा डिक्लेयर किया होता है। इसके अंतर्गत एक निश्चित क्षेत्र को वन क्षेत्र के रूप में अधिसूचित किया जाता है कि एक प्रॉपर एरिया दे दिया हमने कि इस एरिया में सिर्फ वन ही होंगे, यहाँ ना हम बिजनेस सेटअप कर सकते हैं कोई, ना ही यहाँ पर हम घर बना सकते हैं। ये जो एरिया है वो किसके लिए होगा, सिर्फ वनों के लिए आरक्षित होगा। वास्तविक वन आवरण। अब वास्तविक वन आवरण से अभिप्राय है कि इसके अंतर्गत वह क्षेत्र आता है जो वास्तव में प्राकृतिक वनस्पति के झुरमुट से ढका हुआ है। कि मान लो गवर्नमेंट ने हमें एरिया तो इतना दे दिया, इस एरिया में क्या होने चाहिए, वन होने चाहिए, लेकिन एक्चुअल में हमारे पास इतने ही एरिया में वन है। तो वास्तविक एरिया क्या होगा, जो एक ऐसा एरिया जिस पे सिर्फ पेड़ पौधे हमें देखने को मिल रहे हैं, वो वास्तविक वन आवरण क्षेत्र कहलाएगा जाएगा। वन क्षेत्र तो ये पूरा था, लेकिन वास्तविक वन क्षेत्र क्या हुआ, जिसपे सिर्फ पेड़ पौधे मौजूद हैं, उनको हम क्या बोलेंगे, वास्तविक वन आवरण क्षेत्र कहेंगे। तो ये जो अब ये है, भारत में सन 2001 में वास्तविक वन आवरण क्षेत्र जो था वो 20.55% था। कि 2001 का जो
सर्वेक्षण हुआ था उसमें जो टोटल एरिया था वास्तविक वन आवरण का कि कितने % एरिया पे सिर्फ हमें पेड़ पौधे या वनस्पति या वन हमें देखने को मिले थे, 20.55% था। अब है यहाँ पे सामाजिक वानिकी का अर्थ। सामाजिक वानिकी, सामाजिक का मतलब क्या हुआ, समाज से जुड़ा हुआ है। वन ऐसा एरिया कि जिसपे समाज के कार्य के लिए जो पेड़ पौधे उगाए होते हैं कि वो किसी एक के पर्सनल ना होकर पूरी जो सोसाइटी वहाँ पे रह रही होती है उन सब के लिए होता है। सामाजिक वानिकी का अर्थ है कि पर्यावरणीय, सामाजिक व ग्रामीण विकास में मदद के उद्देश्य से वनों के प्रबंधन में समाज की भूमिका तय करना एवं उस भूमि पर वन लगाना। ये वो एरिया होता है जो गवर्नमेंट का एरिया होता है, पंचायती ज़मीन होती है, जिस पे हमें क्या करना है कि समाज की भलाई के लिए वहाँ पर पेड़ पौधे यदि हमने कुछ उगाया है तो वो पूरे समाज के लिए होगा, कोई एक इंसान उससे बेनिफिट नहीं लेगा। तो ये सामाजिक वानिकी का यहाँ पर हुआ। अब है सामाजिक वानिकी क्या होती है। सामाजिक वानिकी शब्दावली जो है, सबसे पहले राष्ट्रीय कृषि आयोग ने 1976 से 79 ईस्वी में इसको किया था, इसका पहले यूज़ किया था। सामाजिक वानिकी के उद्देश्य, जो सामाजिक वानिकी है उसके क्या बेनिफिट्स हैं या क्या मेन टारगेट्स हैं। जनसंख्या के लिए जलावन लकड़ी की उपलब्धता। बहुत सारे घर ऐसे हैं जहाँ पर अभी भी गैस के सिलेंडर नहीं हैं या पाइपलाइंस नहीं हैं, तो वहाँ पर वो लोग क्या करते हैं कि खाना पकाने के लिए लकड़ी को जला के, ईंधन को जला के तब अपना खाना बनाते हैं। तो उन लोगों के लिए जो जलाने के लिए जो लकड़ी उपलब्ध करवाई जाती है वो सोशल बेनिफिट के लिए होगी। छोटी इमारती लकड़ी कि इमारत बनाने के लिए, बिल्डिंग्स बनाने के लिए जो हमें इमारत की लकड़ी चाहिए वो हो गई। फलों का उत्पादन बढ़ाना, ताकि उस एरिया में हम फलों के उत्पादन को बढ़ा सकें और जो समाज है वो पौष्टिक तत्वों से, पोषण से दूर ना रहे। छोटे छोटे वन उत्पादों की आपूर्ति करना, और जो छोटे छोटे पदार्थ हैं जिनको हम वनों में उत्पन्न कर सकते हैं उनकी लोगों तक पहुँच को बनाए रखना, उनको लोगों तक प्रोवाइड करना। सामाजिक वानिकी के अंग, सामाजिक वानिकी के अंग कौन कौन से हैं, इसके 3 अंग बताए हैं। सबसे पहला है शहरी वानिकी। शहरी वानिकी शहरों में निजी व सार्वजनिक भूमि जैसी हरित पट्टी, जैसे रोड के बीच में हमें हरी पट्टी देखने को मिलती है जहाँ पेड़ पौधे लगा दिए जाते हैं, एक साइड में आने का रास्ता, एक साइड जाने का रास्ता है। तो ऐसा एरिया जो वो क्या होता है, कॉमन होता है। पार्क हो गए, सड़कें हो गई, रेल मार्ग हो गए, औद्योगिक व व्यापारिक स्थल हो गए जहाँ पर व्यापार के पर्पज से किसी एरिया को यूज़ किया जाता है। उन एरिया पे हमें क्या करना है, वृक्ष लगाना और उनका प्रबंधन करना, उनको मैनेज करके रखना। सिर्फ ये नहीं कि हमने पौधे तो लगा दिए लेकिन वो सूख रहे हैं, पानी की व्यवस्था नहीं है। तो ऐसा एरिया जो शहरों के लिए आता है जहाँ पर वन लगाए जाते हैं, तो यहाँ पर जैसे हरित पट्टी हमें रोड के बीच में मिल जाती है या फिर रोड के किनारे पर मिल जाती है। पार्क हो गए, सड़क और रेल मार्ग हो गए, तो ये वो एरिया है जो शहरों में हमें मिलेगा। ग्रामीण वानिकी, इसके अंतर्गत कृषि वानिकी हो गया कि ग्रामीण जो क्षेत्र हैं वहाँ तो मैक्सिमम खेत उपलब्ध होते हैं, लोग कृषि कार्य करते हैं। समुदाय कृषि वानिकी को बढ़ावा देना, और एक ऐसा एरिया जो कॉमन होता है, गवर्नमेंट एरिया होता है, वहाँ पर पूरा समुदाय जो वहाँ पर रह रहा है वो सभी मिलकर खेती को बढ़ावा देते हैं। उसके बाद है फार्म वानिकी। इसके अंतर्गत कृषि योग्य तथा बंजर भूमि पर पेड़ लगाना। कि ये जो फार्म वानिकी है, जैसे हमने सुना भी होगा कि कुछ लोगों ने बाहर, गांव से बाहर या शहर से बाहर अपना फार्म ले रखा है और वहाँ पर वो क्या करते हैं कि जो खेती योग्य भूमि है या ऐसी ज़मीन है जो खाली पड़ी हुई है या खेती योग्य नहीं है, उस पर हमें क्या करना है, पेड़ों को अधिक मात्रा में लगाना है, फसलें उगाना है, जिससे वहाँ पर खाद्यान्न क्या होता है, खाद्य अन्न। जब इसका संधि विच्छेद करोगे तो खाद्य, खाने वाला अन्न। चारा हो गया जो जानवरों के लिए उपलब्ध किया जाता है। ईंधन व फल सब्जियाँ मिल सके, इसको हम फार्म वानिकी की जो ज़मीन है उस पर इन पर्पज़ से हम पेड़ पौधों को उगा सकते हैं। अब है वन्य प्राणियों की संख्या में कमी, कि वनों में जो जानवर रहते हैं उनकी संख्या में धीरे धीरे कमी क्यों आती जा रही है। औद्योगिक तथा तकनीकी विकास के कारण वनों का दोहन, पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो पॉपुलेशन बढ़ रही है तो उनको अपना पेट भरने के लिए बिज़नेस सेटअप करना, क्योंकि आज के टाइम में सभी को जॉब्स भी नहीं मिल रही हैं, तो यहाँ पर अपना उद्योग धंधा सेटअप करना। टेक्निकल जो टेक्नोलॉजी है वो डे बाई डे बढ़ती जा रही है, तो उसके विकास के लिए भी हम क्या कर रहे हैं, पेड़ों का अंधाधुंध कटाई वहाँ पर की जा रही है।
तो उसको उसके कारण भी क्या है, जो जंगली जानवर हैं, जंगलों में रहने वाले जानवर हैं, उनकी कमी होती जा रही है। खेती के लिए, मानवीय बस्ती के लिए, सड़कों के लिए, खाद्यान्न के लिए, जलाशयों आदि के लिए ज़मीन से वनों की सफाई कि इन सभी, यदि पॉपुलेशन बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं हम खेती के लिए जो ज़मीन है वो भी हमारी कम होती जा रही है। जो मानवीय बस्तियां हैं वो बढ़ती जा रही हैं। सड़कों का निर्माण अधिक हो रहा है। खाद्यान्नों का जो खदानें हैं जहाँ से मिनरल्स निकाले जाते हैं, जलाशय हैं, इन सब के लिए हम क्या कर रहे हैं, वनों की सफाई करते जा रहे हैं। स्थानीय लोगों के चारे और जो स्थानीय चारा मतलब जो एक एरिया है जहाँ पर जानवर रहते हैं, तो उस एरिया के लिए जो जानवर होते हैं उनके लिए चारे की व्यवस्था करना, ईंधन और इमारती लकड़ी के लिए पेड़ों की कटाई करना, पालतू पशुओं के लिए नए चरागाह की खोज में मानव ने वन्य जीवों और उनके आवासों को नष्ट कर दिया है। कि जो उसने अपने पालतू पशु पाले उसके लिए वो भोजन की उपलब्धता के लिए क्या करता जा रहा है, भोजन की तलाश में नई चरागाह ढूंढता जा रहा है, और जिसके कारण वो वन्य जीवों का, जो वनों में रहने वाले जीव जंतु हैं, उनके घरों को नष्ट करता जा रहा है। रजवाड़ों, ये रजवाड़े तथा संधात वर्ग ने, रजवाड़े क्या होते हैं, जो राजा वगैरह होते हैं, तो उनके बारे में बताया कि जो रजवाड़े होते हैं और जो संधात वर्ग होते हैं वो अपने शिकार क्रीड़ा के लिए भी जानवरों का शिकार करते हैं, जिससे उनकी संख्या कम होती जा रही है। एक ही बार में सैकड़ों वन्य जीवों का शिकार करना व्यापार के महत्व के लिए भी अभी भी मारा जा रहा है। और कुछ लोग बिजनेस पर्पस के लिए, जैसे मोर को उनके पंख के लिए, और सांप को उसके जहर के लिए, स्किन के लिए, और जो शेर है उसको उसकी खाल के लिए, आज भी क्या करते हैं लोग, अपना बेनिफिट देखते हैं और उसके कारण वो उनका शिकार करते हैं। जंगलों में आग लगने से भी क्या होता जा रहा है कि वहाँ पर जो रहने वाले जानवर हैं उनमें कमी आती जा रही है। अब है भारत में वन्य प्राणी संरक्षण। जो भारत में वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम आया था, ये कब आया था, 1972 ईस्वी में इसे ये पास किया गया था। वन्य प्राणी अधिनियम के प्रमुख उद्देश्य, वन्य प्राणी जो अधिनियम है इसके प्रमुख उद्देश्य क्या हैं। वन्य प्राणी अधिनियम के दो प्रमुख उद्देश्य हैं। इस अधिनियम के अनुसार कुछ सूचीबद्ध संकटापन्न प्रजातियों को सुरक्षा प्रदान करना। कि ये जो अधिनियम है इसका कहना है कि हमें उन की एक लिस्ट तैयार करनी है ऐसी प्रजातियों की जो संकट की स्थिति में है, कि डे बाई डे वो धीरे धीरे कम होती जा रही हैं, वो हमें उनको क्या करनी है, सुरक्षा प्रदान करनी है। सरकार द्वारा निर्धारित नेशनल पार्क, और जो नेशनल पार्क गवर्नमेंट के द्वारा एक ऑक्यूपाई एरिया दिया गया है कि वहाँ पर सिर्फ वो नेशनल पार्क होंगे जहाँ पर जानवर और जो पक्षी हैं वो हमें पशु विहार होते हैं, जहाँ पर सिर्फ वो पशुओं के लिए ही वो ज़मीन होती है। पशु विहारों जैसे संरक्षित क्षेत्रों को कानूनी सहायता प्रदान करना। जो पशु विहार हैं जहाँ पर सिर्फ पशुओं का विहार होता है वही रहते हैं, उनके संरक्षण के लिए हमें कानूनी सहायता प्रदान करना, ताकि उस एरिया को कम किया ना जा सके। तो ये हमारा वन्य प्राणी अधिनियम के प्रमुख क्षेत्र तक हो जाता है। इससे आगे वाला जो है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में करा दूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। हैव अ नाइस डे।